नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश अचल और आप देख रहे हैं YouTube चैनल चक्षुदर्शी, जो आपका अपना चैनल है, मेरा भी है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है कि इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हम लोग निरंतर संपर्क में रहें, आप तक हर नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और आज अगर आप समय निकाल कर बैठे हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, ताकि आपको पूरी जो मुद्दा है वो समझ में आ जाए। मित्रों, मैं आज बात ऐसे मुद्दे पर करने जा रहा हूं जो जेरे बहस भी है और बहुत संवेदनशील भी है। अब मामला देश की न्यायपालिका से जुड़ा हुआ है। मद्रास हाई कोर्ट के एक जज हैं स्वामीनाथन साहब। उनको लेकर के, उनके एक फैसले को लेकर के देश भर में बवाल हो रहा है। बवाल ये है कि स्वामीनाथन साहब ने 1 दिसंबर 2025 को, अभी इसी महीने के शुरुआत में, एक वहाँ मंदिर है, वो उसको उसमें कीर्ति गई दीपम का एक मामला था, वहाँ दिया जलाया जाए या न जलाया जाए, इस मामले में एक फैसला दिया तो बवाल खड़ा हो गया। राज्य की डीएम की सरकार ने ये फैसला मानने से इनकार कर दिया, तो माननीय अदालत ने इसे अवमानना का मामला बना लिया। और जब ये सब चल रहा था तो इसी बीच जो विपक्ष के सांसद हैं, इंडिया गठबंधन से जुड़े सांसद हैं, करीब 107 सांसदों ने जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन के खिलाफ एक ज्ञापन लोकसभा के अध्यक्ष माननीय ओम बिरला को दिया और मांग की कि जस्टिस स्वामीनाथन के खिलाफ महाअभियोग चलाया जाए। अभी तक इस तरह का कोई नज़ीर पुरानी हमारे पास देश में नहीं है। महाअभियोग की मांग की जाती है उन मामलों में जहाँ के कोई न्यायाधीश या तो भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़ा जाता है, या उस पर आरोप लगते हैं, या फिर कुछ उस पर राजनीतिक पक्षपात का आरोप लगता है। तो ऐसा अभी तक तो हुआ नहीं। महाभियोग की मांगे हुई, लेकिन आज तक मुझे लगता है कोई महाभियोग स्वतंत्र भारत में किसी भी न्यायाधीश के खिलाफ चलाया नहीं गया है, क्योंकि एक कठिन और जटिल प्रक्रिया है। लेकिन ये इस मामले में, जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन के मामले में, जब इंडिया गठबंधन के 107 सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष को ज्ञापन दिया तो हंगामा हो गया। देश के 50 से ज़्यादा पूर्व न्यायाधीशों ने, जिसमें सीजीआई भी, कई पूर्व सीजीआई भी शामिल हैं, उन्होंने एक साझा बयान दिया और कहा कि ये जो है न्यायालय को या न्यायपालिका को डराने की कोशिश है। अब इसमें कितना सच है, कितना झूठ है, इसकी पड़ताल हम आज आपके साथ करने वाले हैं। मद्रास हाई कोर्ट के जो जज हैं जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन, वो 2014 से न्यायिक सेवा में है। उसके पहले वो वकील रहे हैं, अच्छे विद्वान हैं। और उनके बारे में कहा जाता है कि वो भले ही जाति से ब्राह्मण हो, हिंदू हो, लेकिन वो पक्षपात पूर्वक कार्रवाई नहीं करते। उन्होंने जो भी फैसले दिए हैं वो अपने कानून के दायरे में रहकर दिए हैं। लेकिन जो विपक्षी सांसद हैं, जो कांग्रेस के सांसद हैं और दूसरे विपक्षी सांसद हैं, उनका आरोप है कि जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन ने जो कीर्ति गई दीपम मामले में आदेश दिया है दिया जलाने का, ये एक तरह का न्यायिक पक्षपात है और ये जो देश की धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है उसकी उपेक्षा करता है। अब ये बड़ा गंभीर मामला है, संवेदनशील मामला है। दरअसल जो तिरुपरकुंद्रम शायद हिल है, वहाँ पर ये जो मंदिर है उसमें ये कीर्ति गई दीपम जलता है। इसको लेकर विवाद था, क्योंकि मंदिर के बगल में वो जो सिकंदर महान हुआ करते थे, उनकी सिकंदर बादशाह, जिन्हें स्थानीय भाषा में सिकंदर बादशू कहते हैं, उनकी मजार भी है। तो मामला संवेदनशील था, विवाद हुआ। लेकिन जस्टिस स्वामीनाथन ने कहा कि नहीं, ये जो परंपरा है दीपम जलाने की, कीर्ति गई दीपम जलाने की, उसे रोका नहीं जा सकता, उसे जारी रहना चाहिए। उन्होंने मंदिर के पक्ष में ये जब
फैसला दिया तो राज्य सरकार ने कहा कि ये देखिए सब कानून और व्यवस्था की समस्या खड़ी हो जाएगी इससे, लेकिन और आपने पुराना आदेश पलट दिया है, पहले शायद इस पर रोक लगी थी, अब आपने इसको शुरू कर दिया है। लेकिन जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन ने राज्य सरकार की एक नहीं सुनी और दीपम जलाने का आदेश दे दिया। राज्य सरकार ने जब इसे मानने से इनकार किया तो जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन ने कोर्ट के अवमानना का नोटिस भी राज्य के मुख्य सचिव वगैरह को दे दिया, संबंधित अधिकारियों को दे दिया। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस आदेश को लेकर के राजनीति होनी चाहिए थी? क्या विपक्ष के 107 सांसदों को जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन के खिलाफ पत्र लिखकर लोकसभा अध्यक्ष से महाभियोग चलाने की मांग करनी चाहिए थी, या फिर ये था कि हाई कोर्ट का फैसला है, इसके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ी जाती, मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता और वहां इसका फैसला होता। तो अब सांसदों की मांग उचित है या अनुचित है ये फैसला हम नहीं कर सकते, लेकिन इस मांग के विरोध में जब 50 पूर्व न्यायाधीश देश के इकट्ठे हो जाते हैं तो ये मामला गंभीर हो जाता है और इस पर बात करना जरूरी हो जाती है। प्रश्न ये है कि अगर हम पीछे मुड़कर देखें इतिहास में तो न्यायपालिका को नियंत्रित करने की कोशिश हर सत्ता में हुई है, चाहे जिस पार्टी की सत्ता रही हो, कांग्रेस की रही हो, चाहे दूसरे दलों की रही हो, चाहे आज जिस दल की है, जिन दलों की सत्ता है, वो सब न्यायपालिका को अपने ढंग से प्रभावित करने की कोशिश करते रहे हैं। जैसे जस्टिस खन्ना साहब थे और HR खन्ना साहब, उन्होंने एक मामले में सरकार के खिलाफ फैसला दे दिया तो वो रडार पे आ गए सरकार की और कभी CGI शायद नहीं बन पाए। इसी तरह से आपातकाल में जिन जजों ने सरकार की बात नहीं मानी उनको सुपरसीड कर दिया गया, उनको पीछे धकेल के दूसरे जजों को मौका दे दिया गया। तो बाद में आपने देखा कि इसका असर होता है। एक पूर्व CGI थे जिन्होंने राम मंदिर मामले में फैसला दिया था, वो बाद में भाजपा के सदस्य बन गए, राज्यसभा में पहुंच गए। एक जज साहब हैं, कहीं राज्यपाल बने बैठे हैं। तो राजनीतिक कनेक्शन भी न्यायाधीशों के रहते हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। कई जस्टिस हैं जिन्होंने सत्ता प्रतिष्ठान के खिलाफ अगर फैसला दिया है तो उनके साथ भी इंसाफ नहीं हुआ, चाहे वो जस्टिस ऐसे बोबड़े हों, चाहे DY चंद्रचूड़ हों, और हम तो कहते हैं अभी जो पिछले जस्टिस BR गवई साहब थे उनके ऊपर तो एक सनातनी ने उनके फैसले से, उनकी टिप्पणी से, फैसला भी नहीं था, टिप्पणी से असंतुष्ट होकर उनके इजलास में जूता ही चला दिया था। तो वो भी एक तरह से न्यायपालिका को डराने की, धमकाने की कोशिश थी, जैसे कि ये ज्ञापन को माना जा रहा है, सांसदों के ज्ञापन को माना जा रहा है। तो अब असली खतरा ये है, जो पूर्व न्यायाधीशों का 50 पूर्व न्यायाधीशों का ज्ञापन है, उनकी जो चेतावनी है वो ये है कि आज तो चलिए एक स्वामीनाथन को आप निशाने पर ले रहे हैं, एक जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन को निशाने पर लिया है, कल मुमकिन है कि आप पूरी न्यायपालिका को निशाने पर ले लें, तब क्या होगा? अगर इन पूर्व न्यायाधीशों का ये कहना है कि अगर जो महाअभियोग है इसको आप राजनीतिक हथियार बना लेते हैं तो एक बहुत गलत परंपरा हो जाएगी। संयोग से अभी तक महाअभियोग किसी जज के खिलाफ नहीं चला है, भले ही ये नौबत आते आते रह गई हो, लेकिन खतरा मंडराता रहता है न्यायपालिका के ऊपर। अब लोगों का ये कहना है कि जो पूर्व न्यायाधीशों का ये कहना है कि अगर जो न्यायाधीश होते हैं, जो चाहे हाई कोर्ट में बैठे, चाहे सुप्रीम कोर्ट में बैठे, अगर वो संविधान और कानून के तहत न्याय नहीं करेंगे और सांसदों की तरफ मुंह देख करके न्याय करेंगे तो हो गया फैसला, फिर तो न्यायपालिका पर से जनता का भरोसा भी हट जाएगा। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि न्यायालय के फैसलों से राज्य सरकारें, राजनीतिक दल हमेशा संतुष्ट नहीं होते हैं, कुछ संतुष्ट होते हैं, कुछ असंतुष्ट रहते हैं। जैसे इसी फैसले पे कीर्ति गई दीपम के फैसले में DMK संतुष्ट नहीं है,
विपक्षी संतुष्ट नहीं है, लेकिन बीजेपी संतुष्ट है। इस मामले में जो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह साहब, उन्होंने जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन के फैसले का एक तरह से स्वागत किया है, उनका समर्थन किया है। तो राजनीति होती है, और ये राजनीति होने के बावजूद इस देश में न्यायपालिका की फैसलों की आलोचना की परंपरा है, लंबी परंपरा है। ऐसा नहीं है कि न्यायपालिका के हर फैसले का स्वागत किया जाता हो। न्यायपालिका पर आधे अधूरे फैसले करने के तमाम आरोप लगते हैं, चाहे वो आपका इलेक्टोरल बोर्ड का चंदा वाला मामला हो, चाहे वक्फ बोर्ड का मामला हो, चाहे SIR का मामला हो। ऐसे हर मामले पर टीका टिप्पणी होती है, लेकिन किसी जज के फैसले के खिलाफ पूरा विपक्ष जाकर के महाभियोग की मांग करने लगे, ये ऐसा कम होता है। तो अब सवाल ये है कि इसको क्या न्यायपालिका के खिलाफ बदले की राजनीति समझा जाए, या ये मान लिया जाए कि न्यायपालिका और जो हमारी विधायिका है दोनों में तनातनी है, दोनों एक दूसरे को देख लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो समस्या यही है कि अगर ये झगड़ा चलता है तो हमारी न्यायिक व्यवस्था कमज़ोर होती है, हमारा लोकतंत्र कमज़ोर होता है, और इससे जो जनता है, जनता के जो अधिकार हैं वो प्रभावित होते हैं। जनता अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है। अभी तो ये है कि भाई चाहे वो राजनीतिक दादागिरी हो, तानाशाही हो, चाहे प्रशासनिक हो, चाहे कार्यपालिक हो, चाहे विधायिका की हो, लोग अदालत के दरवाजे खटखटाते तो हैं, हर मामले में खटखटाते हैं, छोटे से लेके बड़े मामले में खटखटाते हैं। लेकिन अगर इस तरह से न्यायाधीशों पर दबाव डालने की कोशिश की जाएगी, उन्हें डराने धमकाने की कोशिश की जाएगी, तो बड़ा मुश्किल होगा। फिर हिंदुस्तान में जो न्यायपालिका पर जो जनता का भरोसा अभी तक कायम है, उसको बनाए रखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, न्यायाधीशों के लिए भी, राजनीतिक दलों के लिए भी, सत्ता के लिए भी, सत्ता प्रतिष्ठान के लिए भी। तो अब सवाल ये है कि क्या जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन के खिलाफ जो विपक्ष की सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष को ज्ञापन दिया है, उस पर कोई कार्रवाई होगी? मुझे लगता है बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि इस समय देश में जो सरकार है वो स्पष्ट तौर पर हिंदूवादी सरकार है। और जो जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन का फैसला है कीर्तिकेय दीपम जलाने का, वो हिंदू धर्म से के मंदिर से जुड़ा हुआ फैसला है। तो लोकसभा के अध्यक्ष सपने में भी नहीं सोच सकते कि वो विपक्ष के सांसदों की मांग पर जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन के खिलाफ महाअभियोग चलाने की अनुमति दें या उस ज्ञापन को आगे बढ़ाएं। लेकिन ये टकराव जो है बहुत गंभीर है, न्यायपालिका और विधायिका के बीच में, सांसदों और न्यायपालिका के बीच में। इस टकराव को टाले जाने की जरूरत है, लेकिन इससे वो टालेगा कौन, हस्तक्षेप कौन करेगा? एक तरफ आपने देखा होगा, पुराना मामला है, जब वो उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ था तो उस समय जस्टिस सुदर्शन जब प्रत्याशी बने विपक्ष के, तो उनके समर्थन में जितने लोग खड़े हुए उतने ही विपक्ष में भी, उनके विरोध में भी खड़े हुए, जिसमें पूर्व न्यायाधीश भी थे, पूर्व नौकरशाह भी थे, पूर्व राजनयिक भी थे, राजनीतिक दलों के नेता भी थे, मंत्री भी थे, सांसद भी थे। तो अब सवाल ये है कि क्या हमारी जो न्यायपालिका है, हमारे उसको बिना डराए धमकाए फैसलों की अपेक्षा की जा सकती है, या उसे डराया धमकाया जा सकता है? जैसे कि जस्टिस CJI, जो पुराने CJI थे BR गवई, उनको भी डराने की कोशिश की, उनकी एक टिप्पणी को लेकर उन पर जूता फेंका गया, भरी अदालत में जूता फेंका गया। तो ये एक तरफ इतनी स्वतंत्रता है देश में कि आप विरोध प्रदर्शन के लिए जूता फेंक सकते हैं, दूसरी तरफ आपको इतनी स्वतंत्रता है कि आप किसी भी जस्टिस के खिलाफ महाभियोग की मांग करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष को ज्ञापन दे सकते हैं। अब देखना ये है कि ये सिलसिला कब तक चलेगा। इस सिलसिले को रोकने का दायित्व तो किसके ऊपर है, ये तय करना मुश्किल है, क्योंकि इसमें जो पक्ष है, जो विपक्ष है, वो सब जनता से जुड़े हैं, सबके अपने अपने हित हैं। लेकिन न्यायपालिका हमेशा कानून से चलती है, दलीलों से चलती है, अपीलों से चलती है, वकीलों से चलती है, और इसे चलते रहना चाहिए। मेरा कहना ये है कि अगर एक फैसला ऐसा आ गया है
तो उसको इस नज़रिए से नहीं देखना चाहिए कि इसको जस्टिस ने किसी पूर्वाग्रह से, कोई जाति का, कोई धर्म का, कोई राजनीतिक, उसके तहत ये फैसला दिया हुआ। अब फैसला तो राम मंदिर का भी आया था। राम मंदिर जो बाबरी मस्जिद जन्मभूमि का विवाद अदालत से ही सुलझा ना, लेकिन उस पर लोगों को संदेह क्यों है? क्योंकि वो फैसला देने वाले जो हमारे सीजीआई तत्कालीन थे, उनको तत्काल ही इस फैसले के कुछ समय बाद ही राजनीतिक लाभ दे दिया गया, उन्हें राज्यसभा में नामित कर दिया गया। तो अब ये जिम्मेदारी माननीय मिलॉर्ड्स की भी है कि वो इस तरह के कदमों से अपने आप को बचाएं और इतनी ट्रांसपेरेंसी बनाए रखें कि लोग उनके फैसलों पर उंगली ना उठा सकें, आलोचना करें, अपनी बात रखें, लेकिन उनके ऊपर पक्षपात का आरोप न लगा सके। तो अब देखते हैं क्या होता है आने वाले दिनों में। इस सांसदों की, विपक्षी सांसदों की मांग के बाद हमारे देश की न्यायपालिका डर के काम करती है या पहले की तरह निडर होकर काम करती है? सत्ता प्रतिष्ठान के पक्ष में फैसला आता है और या सत्ता प्रतिष्ठान के खिलाफ फैसला आता है, तो वो किस तरह से समाज को प्रभावित करता है ये बात अलग है, लेकिन फैसले तो इस देश में कानून के आधार पर ही होते रहे हैं, होते रहेंगे, होते रहना चाहिए। अगर कोई डेविएशन करता है, कोई इन 3 मान सिद्धांतों से इधर उधर जाता है, तो फिर निश्चित तौर पर न्यायपालिका के प्रति जनता का विश्वास दिखेगा। आज के लिए बस इतना ही। आपको ये एपिसोड कैसा लगा जरूर बताइए, कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा है तो मित्रों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमेशा की तरह देखते रहिए चक्षुदर्शी और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।